हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई एकदम झकास और जबरदस्त चल रही है, तो पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, दिल लगा के पढ़ते रहो। ये समय है एकदम पेशेंस को मेंटेन करके अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फोकस्ड होकर के डेप्थ तक पढ़ते पढ़ते नीट के क्वेश्चन लगाते लगाते आगे बढ़ने का। तो बढ़ते रहेंगे आगे, पढ़ते रहेंगे आगे, क्योंकि नीट 2024 आपका इंतजार कर रहा है और आपको उस एग्जाम को फोड़ के आना है, मचा के आना है धूम। आज जो हम चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम तो पता ही होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जहां पे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर रहे थे, सोसाइटी की बात कर रहे थे, समाज की फैली हुई बुराइयों के बारे में बात कर रहे थे। अब ये चैप्टर अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है और आज इस चैप्टर का आखिरी पार्ट डिस्कस होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की और रिलेट करेंगे इनफर्टिलिटी से और सारे रिलेटेड पॉइंट्स का, और उसके बाद शुरू होगा पीवाईक्यूज का सिलसिला। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे हम इस टॉपिक में, आज हम इसको फिनिश कर देंगे। शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से, जहां पे हम शुरू करेंगे सबसे पहले इनफर्टिलिटी के बारे में। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इनफर्टिलिटी जो होती है, बेटा जी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझें। इन जनरल इनफर्टिलिटी को हम कहते हैं रिलेटिव स्टेरिलिटी। इनफर्टिलिटी इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्टेरिलिटी। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं रिलेटिव स्टेरिलिटी। रिलेटिव स्टेरिलिटी कहते हैं, और रिलेटिव स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि ये स्टेरिलिटी के जैसा ही है। बेसिक मीनिंग अगर देखेंगे, दोनों ही केस में अगर देखेंगे, तो इनफर्टिलिटी का मतलब इन जनरल अगर आप डिफाइन करना चाहो तो आप डिफाइन कर सकते हो इनएबिलिटी। इनफर्टिलिटी मींस इनएबिलिटी टू अटेन पेरेंटहुड और इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड या ऑफस्प्रिंग्स। inability to produce offsprings in spite of regular sexual cohabitation, regular unprotected sexual cohabitation। अगर कपल्स की हम बात करें, जोड़े की बात करें, पति और पत्नी की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, तो हस्बैंड वाइफ चाहते हैं अपने बेबी प्रोड्यूस करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से तरीके हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स पढ़े हमने, बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़े। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बढ़ती हुई जनसंख्या। उसके बाद पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दूसरा एस्पेक्ट है हेल्थ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआईज के बारे में, या फिर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात करते हैं, आरटीआईज कहते हैं, या फिर वेनेरियल डिजीज। हमने उसको इंपॉर्टेंट वैल्यू दी थी। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पढ़ाई तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि इनफर्टिलिटी की बात ना हो। क्योंकि हमने पढ़ा था जब हेल्थ की बात आती है तो वो होती है फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है तो किसी भी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी अगर हमें बनाना है उसे, तो सीधी सी बात है कि जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो कंप्लीट वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन या रिलेटेड एरियाज। तो इनफर्टिलिटी भी उसी का पार्ट है। हेल्दी समाज, हेल्दी पुरुष, हेल्दी महिला, हेल्दी नारी, मेल और फीमेल जब हेल्दी रहेंगे तभी हेल्दी बच्चे प्रोड्यूस होंगे। तो इनफर्टिलिटी क्या है? इनएबिलिटी है, जहां मेल और फीमेल अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, कपल्स अपनी ऑफस्प्रिंग्स नहीं बना पा रहे, इन स्पाइट ऑफ दे आर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं रेगुलरली 1 से 2 साल तक। ये देखें 1 और 2 और मोर नंबर ऑफ ईयर्स, 1 साल, 2 साल या 2 से ज्यादा साल तक दे हैव ट्राइड बट दे फेल्ड, अपने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, उसे कहते हैं इनफर्टिलिटी, जिसे हमने रिलेटिव स्टेरिलिटी कहा था। जब हम रिलेटिव स्टेरिलिटी की बात करते हैं तो स्टेरिलिटी की एक डेफिनेशन आती है, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि स्टेरिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट इनएबिलिटी। जब हम बात करते हैं स्टेरिलिटी की, तो स्टेरिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट इनएबिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट इनएबिलिटी ऑफ कपल्स, कंप्लीट इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, कंप्लीट स्टेराइल। अगर हम बात करें, जैसे मेल अगर कैस्ट्रेटेड है, ओवरी अगर पूरी निकाल दी गई है, फीमेल में एकदम ओवरी ही निकाल दी गई है, टेस्टिस ही निकाल दिया जाए, टेस्टिस ही नॉन फंक्शनल हो जाए, ओवरी ही नॉन फंक्शनल हो जाए, मतलब जब टोटल एबिलिटी लॉस हो जाती है तो उसे कहते हैं कंप्लीट इनएबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। इसलिए स्टेरिलिटी टर्म को हमने रिलेट किया है इनफर्टिलिटी से, कि इनफर्टिलिटी को रिलेटिव स्टेरिलिटी कहते हैं। स्टेरिलिटी में भी बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी में भी नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत सारे। लेकिन इनफर्टिलिटी की अगर हम कॉज की बात करते हैं, अगर हम इसको रिलेट करें कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, तो कई बार तो ये क्या होता है, कई बार ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हो सकता है, कई बार ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस या सराउंडिंग एनवायरनमेंट के इफेक्ट से हो सकता है, या फिर किसी डिजीज या डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, डिजीजेज या डिसऑर्डर, कोई बीमारी जो रिलेटेड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से हो सकता है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कई बार तो ये साइकोलॉजिकल होता है, केवल साइकोलॉजिकल हो सकता है, कई बार किसी फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है, मतलब इसके बहुत सारे कारण हैं। खाली साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है किसी में इनफर्टिलिटी का दोष पाया जाए, कई बार फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों के केस में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉज होते हैं। अगर हम रिलेट करें इसको इनफर्टिलिटी इन मेल्स की, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसे रिलेट करता हूं इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स में इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनाइल पार्ट प्रॉपर्ली इरेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब मेल अपना सीमेन फीमेल बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, इंपोर्टेंस कह रहे हैं इसे। एस्कैरिस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है, एस्कैरियोसिस में भी होता है, या फिर किसी और रीजन से भी हो सकता है, जहां को देखने को मिलता है लो स्पर्म काउंट। क्या हो सकता है उसमें? लो स्पर्म काउंट हो सकता है, लो स्पर्म काउंट जिसे हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। कुछ टर्म से आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलिगोस्पर्मिया लो या वेरी लो काउंट है। नॉर्मली हमने पढ़ा था नॉर्मल काउंट जो स्पर्म का होता है ह्यूमंस में, मेल्स में 200 to 300 मिलियंस पर इजैकुलेट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये अमाउंट 20 to 80 मिलियंस पर इजैकुलेट हो जाती है, 100 मिलियन से कम हो जाती है। तो जब ये 100 मिलियन से भी कम हो जाती है, मान के चलें कि फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी कंपैरेटिवली लॉस हो जाती है, तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर मान लो कि स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट निल, एकदम शून्य हो जाए, ऑलमोस्ट निल, तो व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट निल स्पर्म्स हो जाए, मतलब खत्म के नाम पे भी खत्म हो जाए, तो उसे कहते हैं अजूस्पर्मिया। क्या कहते हैं? अजूस्पर्मिया।
अगर डिफेक्टिव स्पर्म की मोटिलिटी हो तो हम क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी हो जाए उसकी, स्पर्म ठीक से बन नहीं रहा, उसकी मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट हो रहा है, उसका शेप और साइज है तो उसको कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम टेराटोजूस्पर्मिया। तो ऐसे कुछ जनरल टर्म्स ऐसे आप याद रख सकते हो। स्पर्म का नंबर काउंट अगर अजूस्पर्मिया मतलब निल हो जाए, खत्म हो जाए, ओलिगोस्पर्मिया लो या वेरी लो काउंट है तो कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, क्या कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो कुछ ऐसे जनरल टर्म्स आप चाहो तो याद कर सकते हो। ये मेल में इनफर्टिलिटीज हैं। ज्यादातर केसेस में आप देखो ब्लेम भले ही फीमेल को किया जाता होगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में मेल में इनफर्टिलिटी ज्यादा होती है। भले साइकोलॉजिकल हो, भले स्ट्रेस हो, भले न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो, भले लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल भी एक रीजन हो सकता है, लाइफ स्टाइल भी एक रीजन होता है बेटा जी। लाइफ स्टाइल अगर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है तो वो भी कॉज कर सकती है। तो अब कह रहे बहुत सारे इनफर्टिलिटी को खाली डाइट की वजह से दवाई देकर के ट्रीट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस कैन बी करेक्टेड बाय मेडिसिन्स, खाली दवाई दे करके, मेडिसिन के थ्रू या काउंसलिंग करके ही, मोटिवेशन के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। अप्रोप्रिएट मेडिसिन और डाइटरी फैक्टर्स, डाइट बैलेंस्ड डाइट बाय गिविंग, बाय कैन बी करेक्टेड बाय गिविंग मेडिसिन और बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट, एंड लिविंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब या तो दवाई से ठीक हो सकते हैं या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल या प्रॉपर डाइट, फूड, विटामिन ये सब दिया जाए, या मिनरल्स, प्रॉपर जो मिनरल डेफिशिएंसी उसके थ्रू अगर हमने मिनरल्स को प्रॉपर्ली फुलफिल कर लिया तो इसकी वजह से ठीक हो सकता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए योगा, मेडिटेशन या फिजिकल एक्टिविटी करने से सही हो सकती है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकता है मेडिसिन या ड्रग से सही हो जाए। मतलब कई सारे केसेस को तो हम चुटकी बजा के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कहीं कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है जहां पे ये सारे फैक्टर, ये उपाय काम नहीं आते, दवा काम नहीं आती, जहां पे फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज काम नहीं आती। कह रहे यहाँ केस थोड़ा और आगे बढ़ चुका है। मोस्ट ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस जहां पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है वहां पे साइंटिस्ट अवेलेबल है। आज की दुनिया में, आज के जमाने में, आज के घोर कलयुग में साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीजें ऐसी इजाद कर दी है, ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाया है जिसकी मदद से इनफर्टाइल कपल्स के भी बच्चे हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी के बावजूद भी बच्चे हो सकते हैं, और इनफर्टिलिटी के बावजूद अगर बच्चे हो सकते हैं तो उन टेक्नोलॉजीज को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो काउंसिल करती है पेशेंट को जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और उनको प्रॉपर मेथड बताती है कि किस तरीके से हम आपको बेबी प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको एक नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, मशीन्स के द्वारा, मशीन्स की हेल्प ली जाती है इस प्रोसेस में। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं कि जब भी हम टेक्नोलॉजी टर्म यूज करते हैं, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या कोई भी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक, और टेक्निक का मतलब होता है मशीन या उपकरण का इस्तेमाल करना। तो हमने भी कुछ टेक्निक्स इजाद कर ली जिनमें से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। हेडिंग होगी हमारी ART। भाई कलाकारी कर दी, यहाँ पे कलाकारी कर दी। इसे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कौन सी लॉजी? टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आर्ट की बात की जाएगी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनफर्टाइल कपल को ऑप्शन देती है, अगर ड्रग से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो हम आपको तब भी बेबी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के दो मुख्य पहलू या दो मुख्य हिस्से हैं, दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है जिसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक जहां पे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। और मेरे साइंटिस्ट बच्चों आप ध्यान से सुनोगे, मेरे वैज्ञानिक, मेरे साइंटिस्ट, मेरे भविष्य के डॉक्टर बच्चों ध्यान से सुनोगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इन विट्रो का मतलब होता है इन ग्लास सिंथेसिस। इन ग्लास, जब भी कोई सिंथेसिस इन ग्लास की जाती हो, इन ग्लास सिंथेसिस इसे कहते हैं। इन ग्लास का मतलब इन द लेबोरेटरी, इन द लैब लेबोरेटरी हम कर रहे हैं, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, आउटसाइड द सेल या आउटसाइड द लिविंग बॉडी। जब भी कोई काम लैब में किया जाता है, लिविंग बॉडी से बाहर किया जाता है, लिविंग बॉडी से बाहर, तो उस सिंथेसिस को इन ग्लास सिंथेसिस या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन हम बॉडी से बाहर कराएंगे, तो एक कंडीशन तो ये है, और दूसरा इन वाइवो। इन वाइवो का मतलब है वाइवम से लिया हुआ, और वाइवम का मतलब होता है लाइफ या लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। तो विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहे विद इन द लिविंग बॉडी जब कोई काम कराया जाए, जब भी कोई काम, कोई प्रोसेस विद इन द लिविंग बॉडी कराया जाएगा तो उसे कहेंगे इन वाइवो सिंथेसिस। तो दो तरीके का फर्टिलाइजेशन हम कराएंगे, एक इन विट्रो, इन वाइवो। कब कराया जाएगा? डॉक्टर भी तो ऑब्जर्व करेंगे ना, प्रॉब्लम है कहां एग्जैक्टली, कैसी प्रॉब्लम, जैसी प्रॉब्लम वैसा खेला। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप देखोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर इसे कहते हैं IVF-ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस ET इसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्लस इसी में ऐड करेंगे ET का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, एक ऐसी टेक्निक जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। इसमें करते क्या है? इसमें क्या करते हैं? स्पर्म जो होता है, जो मेल जो है वो स्पर्म डोनेट करता है। स्पर्म जो होता है वो किसी का भी लिया जा सकता है, एक हेल्दी डोनर का लिया जा सकता है, एक हेल्दी, एक स्वस्थ डोनर, विकी डोनर। यहाँ पे हम किसी मेल डोनर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि हस्बैंड का ही स्पर्म लिया जा रहा है। मतलब अगर हमने डोनर से स्पर्म लिया, इसका मतलब हस्बैंड का अपना स्पर्म नहीं था, हस्बैंड के पास अपने स्पर्म नहीं है, इसलिए हमने डोनर का लिया। लेकिन अगर हमने हस्बैंड के स्पर्म लिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, तो और अच्छी बात है, हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड ने अपना स्पर्म दे दिया, डोनेट कर दिया। अब क्या किया? जो फीमेल है, ओवम का जो सोर्स है, उस ओवम का सोर्स हमने लिया किसी हेल्दी डोनर या वाइफ। किसका लिया? या तो हमने वाइफ का ओवम लिया या फिर डोनर का लिया। देखें जरा ध्यान से, कह रहे हैं अगर हेल्दी डोनर का स्पर्म लिया, मेल के पास स्पर्म नहीं है, तो इसे वाइफ के एग के साथ, वाइफ के पास एग नहीं है तो डोनर का एग लेकर के हस्बैंड के स्पर्म के साथ इन दोनों का क्या किया? इन दोनों की मांड वाली कराई और फर्टिलाइजेशन कराया। कह रहे यहां से स्पर्म चाहे डोनर का हो चाहे वो किसी का भी हो, कह रहे इन स्पर्म्स को
डोनर का हो या हस्बैंड का हो, इन स्पर्म्स को हमने बॉडी से बाहर लिया और इस ओवम के चारों तरफ हमने स्पर्म की यहाँ पे बौछार करा दी, फर्टिलाइजेशन करा लिया और बना लिया एक हेल्दी सा, एक प्यारा सा, एक सुंदर सा जाइगोट, जो बिंगो कॉम्बिनेशन एन ऑफ स्पर्म की वजह से कह रहे हैं ये एन स्पर्म और ये एन ओवम के मिलन से बना हुआ 2n जाइगोट है। ये 2n जाइगोट है, ध्यान से सुने। अब ये जो 2n जाइगोट है क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। ये तुमने पढ़ा हुआ है ना। ये एग को हम बॉडी से बाहर ही अलाउ कर रहे हैं। ये देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लास, ये देखो इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब, ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर अलाउ किया कि वो जो एम्ब्रियो, जो जाइगोट है, इसको इस टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि ये वहां क्लीवेज करे और डिवाइड करे। क्लीवेज के लिए हमने इसे यहीं छोड़ दिया, यहाँ डिवीजन शुरू हो जाती है। यहाँ एम्ब्रियो, ये जाइगोट जो होगा धीरे धीरे डिवाइड करना शुरू कर देगा। यहाँ क्लीवेज करेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, जहाँ आइडियल कंडीशंस दी जाएंगी, जैसी बॉडी में कंडीशन है वैसी यहाँ दी जाएगी। इस आइडियल कंडीशन में एम्ब्रियो क्लीवेज करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियो हमारा बना है, ये अगर, ये देखें, ये अगर एम्ब्रियो, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एम्ब्रियो या जाइगोट, अगर हमने क्या लिया, अगर हमने इस फर्टिलाइज एग जिसे जाइगोट कहते हैं, या फिर एम्ब्रियो अप टू 8 सेल्ड स्टेज, याद करो क्लीवेज में हमने पढ़ा था 2 से 4 से 8 सेल्ड स्टेज आती है, ये मॉड्यूला का फॉर्मेशन करती है, जो वो फैलोपियन ट्यूब में ही बन जाती है। तो हमने क्या किया? हमने फर्टिलाइजेशन को बॉडी से बाहर करा लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एम्ब्रियो को डेवलप होने दिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आइडियल कंडीशन देके एम्ब्रियो को डेवलप होने दिया, और अब हमने क्या किया? इस एम्ब्रियो को 8 सेल वाली स्टेज में ट्रांसफर कर दिया इनटू फैलोपियन ट्यूब। क्या कर दिया? ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब में से ट्रांसफर कर दिया ताकि एम्ब्रियो अब आराम से अच्छे से मतलब बॉडी में डेवलप हो सके। तो एक कंडीशन ये है, लेकिन अगर ये मोर देन 8 सेल्ड स्टेज में है तो इसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? इट इज ट्रांसफर्ड इनटू यूटेराइन कैविटी। किसमें ट्रांसफर कर देंगे? यूटेराइन कैविटी में ट्रांसफर कर देंगे। तो अगर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया 8 सेल्ड स्टेज में, अगर एम्ब्रियो को 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर कर दिया, अगर इसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो इसके लिए शब्द, इसके लिए टर्म यूज करते हैं जिफ्ट। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिफ्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जा सकता है। व्हाट इज जिफ्ट? आप बताओगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या कहते हैं इसको? इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। यह जिफ्ट मेथड अगर 8 सेल्ड स्टेज में ट्रांसफर करेंगे तो फैलोपियन ट्यूब में करते हैं, और अगर 8 से ज्यादा स्टेज है तो वहां पे हम ट्रांसफर करते हैं यूटेराइन कैविटी में, जिसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा जी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो आप याद रखें, यूटेराइन ट्रांसफर कब करते हैं? जब एम्ब्रियो उस स्टेज में है कि इंप्लांटेशन कराया जा सके। इंप्लांटेशन वाली स्टेज में जब आने लगे, मतलब 8 से ऊपर चला जाए, 16, 32 सेल, 64 सेल स्टेज में एम्ब्रियो जब आ जाए तो उसे कहेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मतलब अब एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। अब एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर किया जाएगा। इस पूरे ट्रांसफर टेक्निक को हम कहते हैं IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, IVF ET। इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसी कहानी को हम क्या कह सकते हैं? इसी कहानी को कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का? तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है कि बच्चा, पूरा का पूरा बच्चा टेस्ट ट्यूब में बना दिया। इतना टेस्ट ट्यूब में बच्चा कैसे बड़ा हो सकता है भाई? टेस्ट ट्यूब ये ऐसी परख नहीं, छोटी सी पतली सी रॉड जैसी, बच्चा डेवलप होते होते कितना बड़ा हो जाएगा आपको तो पता ही है। तो क्या उस बच्चे को टेस्ट ट्यूब में नहीं डेवलप कर रहे हैं? उस बच्चे को एक स्टेज तक, अप टू 8 सेल्ड स्टेज हम डेवलप कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद उस एम्ब्रियो को हम मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं। यूट्रस में कर रहे हैं तो इसे IUT कहेंगे, अगर यूट्रस में कर रहे हैं तो IUT कहेंगे, और अगर फैलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं तो जिफ्ट कहेंगे। IUT और जिफ्ट दोनों ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टाइप हो जाएंगे, और इसी टेक्निक को हम कहेंगे IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा है इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, और इन वाइवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल। याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में कराया जाता है, और इसके लिए टर्म है GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब देखिए यहां पे कहानी बदल गई, फैलोपियन ट्रांसफर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं बाबू? यहां पे हम कर रहे हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन, मतलब यहां गैमीट का ट्रांसफर कराया जाएगा, गैमीट का, जाइगोट का नहीं। G फॉर गैमीट ट्रांसफर। ये किसके लिए है? ये उसके लिए, उस फीमेल के लिए है, फॉर अ फीमेल who cannot produce its own ovum, who cannot produce ovum, but can provide healthy environment, can provide the suitable conditions या suitable environment meant for fertilization and development of embryo, and embryonic development भी लिख सकते हो आप। तो कैसी मदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक ऐसी फीमेल, एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी वाइफ, एक ऐसी महिला जिस महिला के पास अपने खुद का ओवम नहीं है, शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवम, ओवरी में ओवम प्रोड्यूस करने की एबिलिटी लॉस हो गई है। और अगर वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करी करे, बाकी सब एरिया सब दुरुस्त है, फैलोपियन ट्यूब ठीक से काम कर रही है, यूट्रस ठीक से काम कर रहा है, वॉम्ब अभी बेबी को कैरी कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो फीमेल अपना ओवम नहीं बना पा रही है, उसे एक डोनर चाहिए जो ओवम दे सके, बस बाकी सब कुछ नॉर्मल होने दें। क्या करते हैं इस गिफ्ट में? इस गिफ्ट के प्रोसीजर में क्या करते हैं? ओवम इज टेकन फ्रॉम हेल्दी डोनर। क्या किया जाता है? किसी हेल्दी डोनर से ओवम लिया जाता है, और इस डोनर का ओवम एंड इट इज ट्रांसफर्ड
कहां पे? फैलोपियन ट्यूब में ही तो जाएगा, ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वहां फर्टिलाइजेशन हो सके। तो कह रहे ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब विद और विदाउट सीमेन, विद और विदाउट स्पर्म। हो सकता है स्पर्म भी साथ में हो या हो सकता है स्पर्म ना हो, तो स्पर्म के बिना और स्पर्म के साथ भी प्रोवाइड करेंगे। इसे कहते हैं गिफ्ट, जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा। इसके अलावा एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में भी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कहानी सिंपल है, अपने दिमाग में आप रखें कि गिफ्ट कब करते हैं, गिफ्ट कब करते हैं। गिफ्ट तब करते हैं जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पहले ओवम नहीं था, हमने डोनर से लेकर ओवम ट्रांसफर कर दिया बस। तो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में हमने ओवम रख दिया विद और विदाउट स्पर्म, फर्टिलाइजेशन उसके बाद वही फीमेल बॉडी में हो रहा है। यहां फर्टिलाइजेशन हमेशा बॉडी से बाहर ही कराया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो एक गिफ्ट और एक जिफ्ट, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद आईयूटी भी कर सकते हैं। अगर एम्ब्रियो की स्टेज ज्यादा लंबी है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ सेल बन गए, वो इंप्लांटेशन के लायक हो गया, तो उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, उसे कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट कंपैरेटिव डिफरेंस जानना जरूरी है, आप ध्यान रखेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन वाइवो में फर्क ये है कि जब फर्टिलाइजेशन मदर बॉडी में फीमेल बॉडी में हो तो उसे कहेंगे इन विट्रो इन वाइवो, और जब बॉडी से बाहर हो तो उसे कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। समझ आ गया होगा, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करेंगे। खैर कुछ और मेथड्स हैं, जैसे एक होता है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं इसको, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसीजर जब व्हेन द मेल पार्टनर, देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंसेमिनेशन का मतलब मेल पार्टनर फीमेल बॉडी में सीमेन ट्रांसफर कर रहा है, नेचुरली कर रहा है तो नेचुरल इंसेमिनेशन है। नॉर्मली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है उसमें गैमीट ट्रांसफर करना इंसेमिनेशन है, लेकिन जब यही प्रोसेस आर्टिफिशियली किया जाए, मतलब मेल पार्टनर फीमेल बॉडी में सीमेन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सीमेन डिपॉजिट नहीं कर पा रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक रीजन। दूसरा रीजन मेल्स के पास स्पर्म काउंट बहुत कम है, ध्यान रखेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जाता है? द मेथड ऑफ सीमेन ट्रांसफर, द मेथड ऑफ सीमेन ट्रांसफर आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली कब किया जाता है? व्हेन, कौन सी कंडीशन है? व्हेन द मेल पार्टनर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट, पार्टनर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट, बहुत कम स्पर्म की अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसे कहते हैं, हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ, समझ आ रहा है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हम सीमेन को आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन व्हेन द मेल पार्टनर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट, बहुत कम काउंट होगा स्पर्म का, तो ऐसी कंडीशन है। या व्हेन अ मेल पार्टनर, या व्हेन द मेल पार्टनर is not able to produce or to transfer his semen, अपना सीमेन ही नहीं ट्रांसफर कर पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरेक्शन, जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या हो रहा है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मेल पार्टनर अपने पेनिस की इरेक्शन को होल्ड नहीं कर पा रहा, इसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसी को कहते हैं इम्पोटेंस। तो मेल अगर इम्पोटेंट है तो सीमेन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को में हैंडल करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, ध्यान रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरह की इन वाइवो टेक्निक है जिसमें फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में ही होता है, याद रखेंगे। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, अ टाइप ऑफ इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे इन वाइवो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो ये हो गई कहानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट की, एक और कहानी है इसी में, आईसीएसआई जिसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, तो ध्यान रखेंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है, इसे कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। क्या कहते हैं? माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक में जहां माइक्रो इंजेक्शन किया जा रहा है, इस माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं? द सीमेन इज डायरेक्टली, या ऐसे लिखे, सीमेन नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे द स्पर्म, सिंगल स्पर्म न्यूक्लियस ऑफ सिंगल स्पर्म न्यूक्लियस इज डायरेक्टली इंजेक्टेड। क्या कर देते हैं इसमें? डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ओवम को यहां देखिए जरा, एक ऐसी टेक्निक जहां हमारे पास ये जो ओवम है, ये ओवम है, हमने क्या किया, एक ऐसी टेक्निक इजाद की जिसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा माइक्रो पिपेट लेंगे, जिसको मैंने इंजेक्शन की तरह बनाने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा, इसे कहते हैं माइक्रो पिपेट। क्या कहेंगे? इसे माइक्रो पिपेट कह रहे हैं, जिसको आपको मैं दिखा रहा हूं। दिखने में आपको इंजेक्शन जैसा लग रहा है, दिखने में इंजेक्शन जैसा लगने वाला ये स्ट्रक्चर, इसे इंजेक्शन ना समझे। हमने क्या किया, इसे इंजेक्शन का शेप दिया। हमने क्या किया, हमने न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म डायरेक्टली इसमें लोड किया, और अब इसके न्यूक्लियस को इस ओवम में ट्रांसफर कर दिया जाता है आर्टिफिशियल मेथड से बॉडी के बाहर। ये सारा प्रोसेस बॉडी से बाहर हो रहा है, ध्यान रखेंगे। ये कहां कराया हमने? ये सारा प्रोसेस जो हम करा रहे हैं, ये बॉडी से बाहर करा रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी। कहां करा रहे हैं? आउटसाइड द बॉडी। तो व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम आउटसाइड द बॉडी, मतलब इसे भी हम इन विट्रो कह सकते हैं। नेचुरल कंडीशंस को लैब में ही क्रिएट कर दिया, और ऐसे केस में डीएनए को सेल के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा रहा है, न्यूक्लियस को डायरेक्ट ट्रांसफर कराया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराया जा रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का भी ये भी पार्ट कहा जा सकता है जहां हम फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर कराते हैं। तो इसे कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे, इसे कहेंगे हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक या आईसीएसआई कहते हैं। ये तब की जाती है व्हेन द स्पर्म्स इन सीमेन, व्हेन द स्पर्म काउंट
स्पर्म काउंट इज ऑलमोस्ट निल, ये अजूस्पर्मिया वाली कंडीशन में करते हैं जब ऑलमोस्ट निल हो जाती है सिचुएशन। स्पर्म काउंट एकदम जीरो है तो क्या करते हैं, स्पर्म काउंट जो सीमेन में नहीं है ऐसे में एपिडाइडमिस में पंक्चर लगा करके उसमें से कोशिश की जाती है किसी भी स्पर्म को, अगर एक भी स्पर्म जिंदा वहां मौजूद है उसका न्यूक्लियस सफिशिएंट है तो एपिडाइडमिस रीजन से स्पर्म को बाहर लिया जाता है, एक स्पर्म के डीएनए या न्यूक्लियस को उसमें ओवम में डायरेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन को इन विट्रो करा लिया जाता है और फिर इस एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी में। तो क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कौन सी कंडीशन में करते हैं, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं इसको। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक कहा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आप इसको पढ़ते हो, जिसमें सिंगल स्पर्म न्यूक्लियस को डायरेक्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एनिमल सेल के लिए ऐसा काम कर सकते हैं, एनिमल सेल में यूजुअली हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का बेस्ट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी में एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सरोगेसी, क्या कहते हैं, एक और टर्म आता है इसी में, एक टर्म है जिसे कहते हैं सरोगेट मदर्स, सरोगेसी या सरोगेट मदर। तो जो सरोगेट मदर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ध्यान से सुनेंगे, ये जो सरोगेट मदर्स होती हैं ये होती हैं नॉन जेनेटिक मदर। कैसी होती हैं, नॉन जेनेटिक मदर, एक ऐसी मदर जो उस एम्ब्रियो या जो बच्चा जो डेवलप होगा उस बच्चे के लिए जीन का सोर्स नहीं होती, ये ओवम नहीं देती, नॉन ओवम डोनेटिंग फीमेल है ये केवल अपना वॉर्म उधार देती है, किराए पर दे सकती है, हो सकता है कोई रिलेटिव हो सकता है कोई प्रोफेशनल हो, ये ऐसी फीमेल है विच इज नॉट द सोर्स ऑफ ओवम, विच इज नॉट द सोर्स ऑफ ओवम, सोर्स ऑफ ओवम नहीं है ये, इट इज प्रोवाइडिंग ओनली हर वॉर्म। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या है कि दिस मदर इज प्रोवाइडिंग, शी इज प्रोवाइडिंग ओनली हर वॉर्म, प्रोवाइडिंग suitable environment for the development of embryo मतलब इसने अपनी वॉर्म दे रखी है किराए पर, मतलब ऐसे समझे कोई फीमेल है जिसका नाम है रीटा, क्या नाम है, रीटा नाम है। अब कह रहे रीटा अपना ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, इसने अपना ओवम प्रोड्यूस कर दिया लेकिन इसका यूट्रस हेल्दी है, इसका यूट्रस अगर हेल्दी है, अनहेल्दी है, सॉरी आप लिखेंगे रीटा विद अनहेल्दी यूट्रस, इसका यूट्रस हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी यूटेरस है। तो हमने क्या किया, रीटा का ओवम ले लिया, तो ये ओवम ले लिया, अब इसका हस्बैंड, इस रीटा का जो हस्बैंड है, इस हस्बैंड का नाम है रामलाल, क्या नाम है, रामलाल, या ऐसे लिख ले चुन्नी लाल नाम है इसके हस्बैंड का, इसके हस्बैंड का नाम है चुन्नी लाल, क्या नाम है, चुन्नी लाल या किशन लाल, जो भी नाम लिख ले या कुछ भी लिख ले, क्या नाम है, इसका नाम लिख ले रामलाल, चलो रामलाल लिख लेते हैं। तो ये जो रामलाल है ये इसका हस्बैंड है, रीता का हस्बैंड है, क्या ये हस्बैंड है रीता का हस्बैंड है, ये कौन है, ये रीता का हंसता हुआ बैंड है, हंसता हुआ बैंड है। इसने अपना स्पर्म प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, स्पर्म प्रोवाइड किया, और अब इस स्पर्म की मदद से हमने रीता के ओवम को फर्टिलाइज कर लिया, क्या कर लिया, रीता के ओवम को फर्टिलाइज कर लिया और बना लिया जाइगोट बना लिया, और इस जाइगोट को अलाउ करा कि ये जाइगोट अब डिवाइड करे, टेस्ट ट्यूब बन जाए, बेबी बन जाए, और अब ये एम्ब्रियो बन जाए, क्या बन जाए, हमने इस एम्ब्रियो को अब डेवलप कर लिया। ये देखें हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, रीता ने ओवम दिया, रीता ने ही सब कुछ दिया है, आप देख सकते हैं रीता का ही जीन है इसमें, रीता का ही न्यूक्लियस है, लेकिन अब हम इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दे रहे हैं सरोगेट मदर में, तीसरी मदर जिसका नाम है लीजा, क्या नाम है, इस तीसरी मदर का नाम है लीजा, क्या नाम है, लीजा, लीजा एक रेंटेड मदर है जिसने अपना वॉर्म दिया है, द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ लीजा। तो तीसरी ये कह रहे हैं ये अलग दूसरी फीमेल है, ये रीटा में नहीं ट्रांसफर किया, रीटा का यूट्रस हेल्दी है, वो बच्चे को डेवलप नहीं कर सकती, तो कह रहे लीजा इज प्रोवाइडिंग suitable environment, क्या कर रही है ये, suitable environment for embryonic development, क्या embryonic development। तो अब ये जो बच्चा होगा उसके जो कैरेक्टर्स होंगे, ये जो कैरेक्टर होंगे इस बेबी के, वो कैरेक्टर जो होंगे वो किसके होंगे, वो किशन लाल और रीता के ही होंगे, किसके होंगे, वो किशन लाल और रीता के ही कैरेक्टर्स होंगे ना। ये लीजा नॉन जेनेटिक मदर, इसने खाली वॉर्म दी है, तो कैरेक्टर ऑफ दिस एम्ब्रियो, ये जो छोटा सा बेबी जो बना है वो बेबी रामलाल और रीटा का होगा, वो बेबी रामलाल और रीटा का होगा। तो रीटा और रामलाल के लिए जो बेबी बन रहा है उसके लिए ये जो लीजा होगी, ये जो लीजा का नाम हमने लिया है, लीजा काफी अंग्रेजी नाम हो गया, इस लीजवा को हम क्या कहेंगे, इस लीजवा को कहेंगे सरोगेट मदर, क्या कहेंगे, सरोगेट मदर। और सीधी सीधी कहानी, इस कहानी के नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध, कोई नाता नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर संयोग होता है, संबंध होता है, तो ये मान ले कि ये केवल एक कल्पना है या एक संयोग मात्र ही होगा। तो सरोगेट मदर क्या होती है, ये कहानी मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। What is surrogacy? What is surrogate mother? एक ऐसी मदर जो जीन का सोर्स नहीं है, खाली यूट्रस प्रोवाइड कर रही है, किराए पे हो, चाहे प्यार में हो, मोहब्बत में हो, जैसे भी हो, कोई रिलेटिव हो सकती है जो कि एम्ब्रियो को अपने बॉडी में रख करके उसे डेवलप कर रही है, बेबी को बर्थ दे रही है, लेकिन जीन का सोर्स केवल ये फीमेल होगी जिसने ओवम दिया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आकर के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनफर्टिलिटी के कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज है इस चैप्टर से वो हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है हम पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ साथ। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं इनफर्टिलिटी के बगैर ये सारी कहानी बेकार है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना है तो हमें इनफर्टिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल, बहुत बड़ा नंबर है जो इनफर्टाइल है, तो हमें इसको भी ध्यान रखना होगा। दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मींस दे आर ट्राइंग, इवन देयर फर्टाइल पीरियड आल्सो दे आर ट्राइंग, लेकिन उस टाइम पे भी दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर बेबी। तो अब प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएंगे। द रीजन फॉर दिस कुड बी मेनी, फिजिकल भी हो सकता है, कंजेनाइटल मतलब बर्थ से भी हो सकता है, सिंस बर्थ भी हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, ड्रग हो सकता है, इम्यूनिटी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब कुछ बात भी हो सकती है और बड़ी बात भी हो सकती है। इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर कपल बीइंग चाइल्डलेस।
इंडिया में कपल जो होते हैं उनमें फीमेल को ब्लेम लगाते हैं, ये और बात है। बट मोर ऑफन दैट नॉट द प्रॉब्लम लाइज विद इन द मेल पार्टनर। ज्यादातर ये मेल पार्टनर की परेशानी होती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स इन फर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड एनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। क्या ऐसी हेल्थ केयर यूनिट्स बनी है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जो इसे डायग्नोस करती है और इसके लिए नए नए तरीकों से उसे ट्रीट करने के मेथड भी बताती है। हाउएवर वेयर सच करेक्टिव टेक्निक्स आर पॉसिबल द कपल शुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक जिसे कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर किया जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन क्रिएट की जाती है जैसे बॉडी में होती है, व्हिच इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसे हमने अभी लिखा था IVF प्लस ET। In this method popularly known as test tube baby program, इसी मेथड को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं, जिसमें ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड और डोनर में बी कलेक्टेड एंड इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इस स्पर्म ओवा को मिला के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है लैब के अंदर, एंड देन जाइगोट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी देन ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 सेल स्टेज इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर उससे बड़ा हो चुका है वो, तो उसके लिए हम उसे अब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर को हम ट्रांसफर करते हैं यूट्रस में, जिसे IUT कहते हैं, फॉर कंप्लीटिंग द फर्दर डेवलपमेंट। मतलब सीधी सीधी कहानी है, पहले बच्चा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इन द लैब, पहले हम इन विट्रो करेंगे उसका फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होगा, एंड देन इन वाइवो मतलब मदर बॉडी में इन वाइवो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। Embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive. क्या embryos formed by in vivo fertilization भी करते हैं, fertilization within the female body also could be used for such transfer. Examples में देखेंगे the transfer of an ovum collected from donor, हमने donor से ovum लिया और फिर fallopian tube में ट्रांसफर किया, उसे कह रहे हैं gift, उससे पहले था वो zift, zygote, zift, ZI. Another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development, मतलब ये फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए environment दे सकती है, यूट्रस के लिए environment दे सकती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके पास अपना खुद का ओवम नहीं था, तो हमने क्या किया, गिफ्ट दिया उसे, गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट। भाई साहब ये बहुत बड़ा गिफ्ट है किसी उस फीमेल के लिए जो इनफर्टाइल है, जिसके अपने खुद का बेबी नहीं हो रहा, उसके लिए किसी फीमेल से ओवम को एज अ गिफ्ट प्राप्त करना ये बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन लैब में किया जाता है, स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं ओवम के अंदर। अब आता है इनफर्टिलिटी केसेस ईदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, जिसे हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेट किया था, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। ऐसे को करेक्ट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। इन दिस टेक्निक द सीमेन इज कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना या यूट्रस, या तो यूट्रस में ट्रांसफर करें या फिर वजाइना में ट्रांसफर करें। अगर यूट्रस में करते हैं तो उसे कहेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, वजाइना में करेंगे तो उसे नॉर्मली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, या फिर यूट्रस में तो IUI कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फुल फॉर्म याद रखना होगा। IUI का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन। ये सब करने के लिए बहुत ही उपयुक्त डॉक्टर, प्रिसाइज्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। Therefore, these facilities are presently available only very few centers, कुछ ही जगहों पर अवेलेबल है, हर जगह हो भी नहीं सकती, कुछ जगहों पर अवेलेबल है। Obviously their benefits are affordable to only limited, इतना पैसा लगेगा कि बहुत कम ही कपल इसे अफोर्ड कर पाएंगे, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। फिर आगे बताता है उसके पीछे इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स है जो इसे डिटर करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि लोग अडॉप्शन करें इन टेक्निक्स का। मतलब IVF के लिए जाना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाना, डॉक्टर के थ्रू फर्टिलिटी का इलाज करना, आर्ट कराना, ये अभी मुश्किल है, पैसे खर्च हो रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पैसे वालों के लिए उपलब्ध है। तो अब कह रहे हैं आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज प्रोसीजर इज टू हैव चिल्ड्रन, मतलब इसका उद्देश्य है बच्चे प्राप्त करना, अपने बच्चे को प्रोड्यूस करना, यही उद्देश्य है कि आपके घर में बच्चा खेल रहा है, ठीक बात, किलकारियां गूंजे, रोता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ बच्चा, आपको छेड़ता हुआ, परेशान करता हुआ बच्चा, ऐसी खुशी चाहिए। अगर तो इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन्ड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने मां बाप को खो दिया है, ऐसे लोग जो विस्थापित हैं, जो अपने घर से बेघर हैं, बिना आश्रय, बेसहारा है वो। तो ऐसे बहुत सारे बेसहारा, गरीब, ऑर्फन्ड, अनाथ, जिनके मां बाप ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया या किसी एक्सीडेंट में मारे गए, वो मारे फिर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। और उन बच्चों का जो कि खाने पीने की चीजों को मुहैया नहीं है, उनकी ध्यान नहीं रखा गया, तो मैच्योर भी नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे बहुत जल्दी। तो क्यों ना ऐसा करें, क्यों ना ऐसा करें। आवर लॉज परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज यस एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ द कपल्स लुकिंग फॉर द पेरेंटहुड। ऐसे पेरेंट जो चाहे कपल जो चाहते हैं बच्चे, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि ये बेसहारा बेघर लोग जिनका कोई नहीं है, जिन्हें बच्चे चाहिए, इतनी महंगी जगहों पर जाकर के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने से बेहतर है सस्ते में, आसानी से इंडिया ने लीगल कर रखा है, आप अडॉप्शन को, आप बेबी अडॉप्शन कर सकते हैं, आपके पास अपना बच्चा हो सकता है, किसी और के गरीब भूखे नंगे बच्चे को अपना बच्चा बनाया जा सकता है। मतलब सरकार ऐसा ऑप्शन अपनी कंट्री में देती है, ये लीगल है। और इसी डिस्कशन के साथ, इन बातों के साथ ये चैप्टर के कंटेंट हो जाते हैं ओवर। बचता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन PYQs, फटाफट से देख लेते हैं इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फटाफट से देख लेंगे उन क्वेश्चंस को। लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज, पहला सवाल जो नीट का सवाल है, आया हुआ सवाल है, द लिपेज लूप ऑफ, अगर हम बात करें लिपेज लूप, तो हमें पता है ये एक नॉन मेडिकेटेड IUD कही जाती है, जिसका एक्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो डिफाइन नहीं, बट ये माना जाता है कि यूट्रस में साइटोकाइन एक्टिविटी को बढ़ाता है, फागोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म को बढ़ाता है, स्पर्म की किलिंग को प्रमोट करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने वाला ये मेथड IUD का एक टाइप है। तो आंसर बना सकते हो आप फोर्थ ऑप्शन बहुत आसानी से। अगली लास्ट सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच लिस्ट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। तो डायफ्राम के बारे में बात आती है, तो डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम कवर करता है सर्विक्स को और ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ स्पर्म्स को, कंट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट करती है ओव्यूलेशन को, और IUDs जो होती है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस फागोसाइटोसिस को बढ़ाती है और लैक्टेशनल अमेनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग द पार्चुएशन। आप देखेंगे डायफ्राम का 4 मतलब AS BP BP AS BP BP, C का Q C का R लिखेला है, तो ये गलत हो जाएगा, CQ DR BP एंड AS। आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग। मैच लिस्ट 1 एंड 2, भाई कहां से 3 आ गया, इतना महान कैसे हम हो गए, हम इतने महान कब से हो गए। लिस्ट 1 और 2 को हमें मैच करना होगा ना, तो करते हैं मैच। वॉल्ट से मिलाएंगे और बनाएंगे वॉल्ट एंट्री ऑफ स्पर्म, करेक्ट। IUD की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, फागोसाइटोसिस को बढ़ाएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन आप देखो नीट में पूछे जाते हैं, लोग सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, आप देखो ऐसा ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के इधर से उधर, उधर से इधर पलटते रहते हैं। जब चैप्टर वही है, लिमिटेड क्वेश्चन है, तो घुमा घुमा के बात तो वही निकलेगी ना।
वासेक्टोमी में वास डिफरेंस काट देंगे, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब काट देंगे, तो ए का पी बना देंगे, एपी बना देंगे, एपी बना देंगे, खत्म, पहला ही आ गया, एपी बीआर सीक्यू एंड डीएस, आंसर बना फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल एसटीडी, सब एसटीडी है, ये सब तरह क्वेश्चन आपने बहुत सारे करे होंगे, ऐसे क्वेश्चन कर करके तो आप बड़े हुए हो ना, ऐसे क्वेश्चन कर करके बड़ा किया है आपको, मलेरिया कट, फाइलेरिया कट, कैंसर कट, तो बना कौन, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्ब्स, ये बन गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी नॉन क्यूरेबल बोला है, तो आपको ट्रिपल एच याद रखना है, मैंने पहले बताया था, एचआईवी, हर्पीज और हेपेटाइटिस बी, ये तीन के तीनों अगर अर्ली डिटेक्शन भी हो जाए तो इनकी 100% क्यूरेबल नहीं है, और नॉन क्यूरेबल तो आप देखेंगे जेनाइटल हर्ब्स, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी इन्फेक्शन, फोर्थ ऑप्शन आंसर बना फोर्थ ऑप्शन, बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतर। प्रोजेस्ट्रोजेन अलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ, अब कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजेन का एस्ट्रोजन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया, जो घोल बनाया, कहां यूज कर सकते हैं, इसे हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं, और हार्मोनल में हमने पढ़ा था इंजेक्शन भी हो सकता है, पिल्स, इंजेक्शन और इंप्लांट भी हो सकते हैं, ओनली वाला खेला गलत है, ओनली गलत, तो तीनों हो सकते हैं, आंसर बनेगा हमारा सेकंड ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, अगला सवाल है सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो हार्मोन रिलीजिंग में मल्टीलोड 375 प्रॉपर्टी है, वोल्ट नहीं होगा, यहां पे प्रोजेस्टा सर्ड और लेवेनोगेस्ट्रल 20, आंसर बनेगा थर्ड 3। Which of the following STD is not completely curable, 100% क्योर नहीं, अगेन वही ट्रिपल एच, जेनाइटल हर्ब्स इसमें है, बाकी ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर बनेगा 2 सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, which of the following contraceptive method do involve a role of hormones, ये भी हमने करा हुआ है, अब देखिए लैक्टेशन अमेनोरिया, पिल्स है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन तो करेक्ट बन रहा है, बाकी तो सब ढीला है, देखिए बैरियर मेथड नहीं, ये कट नहीं, ये बैरियर कट नहीं, तो बना ये, तो बन गया ढीला, आंसर आया 1, आंसर आया 1। सहेली, सबकी सहेली, सच्ची सहेली, कच्ची सहेली, तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, मतलब इंप्लांटेशन को रोकने वाला खेला है सहेली का, हमने पढ़ा हुआ है कि सहेली को सर्म आती है, और सर्म का मतलब है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, क्या कहते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। मैच द फॉलोइंग एसटीडी विद देयर कॉजेटिव एजेंट, देखें गोनोरिया, निसेरिया निसार है ये, सिफिलिस का मतलब ट्रिपोनिमा पैलिडम, जेनाइटल वार्ड पैपिलोमा वायरस, एडस का मतलब हो गया एचआईवी, मतलब डी का 1 हो जाएगा, ए का क्यू खान, डी का पी, ए क्यू बी आर सी एस एंड डीपी लगा दी, तो आंसर बन गया 1, आसानी से, बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ कपल वेयर मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट मींस ओलिगोस्पर्मिया हो रखी है, क्या हो रखी है, इस भाई को ओलिगोस्पर्मिया हो रखी है, और जब हो जाए ओलिगोस्पर्मिया तो क्या किया तुमने, क्या किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया, नीट का सवाल, एनसीईआरटी की लाइन, सीधा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कॉपर एंड कॉपर रिलीजिंग आईडी सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म्स, तो आंसर हो जाएगा 1, आंसर बनेगा 1, बहुत ही तेज तर्रार आंसर करेंगे, बिल्कुल झकास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आईयूडी, उसमें से आईयूडी कौन नहीं है, मल्टीलोड कॉपर है, ये हार्मोन है, वोल्ट तो बैरियर है, तो आंसर बनेगा, चोर पकड़ा हमने, आंसर 1। Which of the following incorrect regarding vasectomy, वास डिफरेंस को काटो, बांधो, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन रोक दो, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, सही, इरिवर्सिबल होता है ये, सही, नो स्पर्म अगर इन सेमाइनल फ्लूइड, सही, नो स्पर्म इन एपिडाइड, करे एपिडाइडमिस में भी स्पर्म नहीं रहेगा, ऐसा कैसा भाई, एपिडाइडमिस मतलब टेस्टिस के बाहर जहां स्पर्म स्टोर होता है, ये जगह तो ठीक है, हमने क्या कट किया है, हमने कट किया है इस वास डिफरेंस को, हमने सारा कट जो लगाया है इस वास डिफरेंस पे लगाया है, इसको ब्लॉक किया है, मतलब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो इस रास्ते से हो रहा था हमने उसको उड़ा दिया, हमने रोड काट दिया ताकि ट्रांसपोर्ट ना हो सके, बस, बाकी यहां स्पर्म तो रहेगा ना भाई एपिडाइडमिस में, तो आंसर क्या बनेंगे, आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट इज डन व्हेन वुमेन बिटवीन 14 to 16 प्रेग्नेंट, करेक्ट है, इट इज प्रीनेटल सेक्स, कर लेते हैं लोग, मिस यूज करते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए करते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, बच्चों के दिमाग में क्यूरियोसिटी, एनसीईआरटी से बाहर का सवाल, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, तो बच्चे, छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्हें मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट, क्या ये एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, और इस डिफेक्ट के दौरान बच्चे के जो पैलेटाइन बोन जो होते हैं, वो बोन जो होती है प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं हो पाती, और यहाँ कट, होठों पे कट लगा, आपने कभी कोई बच्चा देखा होगा या किसी पिक्चर में देखा होगा, होठों के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे, ये मान लो नीचे का जबड़ा हो गया, नीचे का होंठ हो गया, ये निचला होंठ हो गया, और ये ऊपर का होंठ था, लेकिन इस होंठ के पास ऊपर एक कट सा लगा हुआ है, ये कट है, ये जो पार्ट है यहाँ कट है, ये कट है, जुड़ी नहीं है यहाँ की बोन, ये पैलेटाइन बोन फ्यूज नहीं है, अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल या डेवलपमेंटल डिफेक्ट, और इसे क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट का मतलब होता है गैप या फरो होता है, ये फरो खांच जैसी बनी होती है, इसे कहते हैं क्लेफ्ट, तो आंसर बनेगा बेस्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, जो एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट नहीं हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डेफिनिट एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, डज नॉट बोला, इनकरेक्ट बोला, तो बैरियर प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन सही है, आईयूडी इंक्रीज द फेगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म सही है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव सही है, एंट्री ऑफ स्पर्म को रोकती है, ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को रोकती है, और वासेक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को नहीं रोकती, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोकती है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जो कि सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और हमने पढ़ा है नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है फंडस, यूट्रस के फंडस में या बॉडी में, लेकिन जब कभी यही प्रेगनेंसी फंडस में ना होकर के बॉडी में ना होकर तो उससे कहीं दूर हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल साइड, अवे फ्रॉम द यूट्रस, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अवे फ्रॉम द यूट्रस अदर देन द यूट्रस, तो उसे कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आंसर लिख सकते हैं 1, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, एसटीडी नहीं है, ट्राइकोमोनियासिस है, एलिफेंटाइसिस नहीं है, ये है और ये है, एलिफेंटाइसिस फाइलेरियासिस होती है जो मच्छर के काटने से फैलती है और कॉज करता है फाइलेरियल वर्म, जिसे वुचेरिया कहते हैं, तो आंसर बनेगा सेकंडवा, क्या बनेगा, सेकंडवा बनेगा। चाइल्डलेस कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट, गिफ्ट ले रहे हैं, और गिफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है, तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बहुत ही आसान, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, आंसर बनेगा 1।
हिस्टेरा, हिस्टेरा हमने पढ़ा हुआ है। हिस्टेरा का मतलब होता है वॉम्ब। हिस्टेरा मतलब क्या होता है? इसी को कहते हैं वॉम्ब, इसी को कहते हैं यूटेरस और इसी को कहते हैं मीटरा। क्या कहते हैं? मिट्रा कहते हैं। तो यूटेरस के इतने सारे नाम। अब मिट्रेक्टॉमी कर दे या हिस्टेरेक्टॉमी कर दे या वॉम्बेक्टॉमी कर दे, कहानी सारी घूम फिर के वही है। आंसर बन जाएगा यूटेरस का सर्जिकल रिमूवल, हिस्टेरेक्टॉमी। आंसर बना थर्ड ऑप्शन। ट्यूबेक्टॉमी क्या है? अब इसमें जैसे वैसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस कट करते हैं, वैसे ट्यूबेक्टॉमी में हम ट्यूब कट करते हैं। फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस इज रिमूव्ड, स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड, कट। गलत गलत, तो आंसर बना फैलोपियन ट्यूब का। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल के लिए फैलोपियन ट्यूब कटिंग का मेथड है। तो देखो आपके 2015 तक के नीट के सवाल भी करवा दिए, एनसीईआरटी की लाइनें भी डिस्कस कर दी, एक लाइन एक्सप्लेन कर दी और उससे रिलेटेड जो कांसेप्ट थे, पीवाईक्यूज थे, वो भी हमने कर लिए हैं। अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है यहां से, आपका खेला शुरू होता है यहां से। एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार थरो अपने थ्रू कर लो और क्लास नोट्स को रिवाइज कर लो। जो डीपीपी दी है वो भी सॉल्व कर लो और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज 1 और 2 में वो भी कर लो। एक्सरसाइज 3 के बाकी क्वेश्चन जो एआर वाले क्वेश्चन है वो भी कर ले। और पीवाईक्यूज अगर आप चाहते हैं तो इसमें अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं, 2015 तक मैंने करा दिया। आप चाहो तो 2012 तक भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं पड़ेगी। 2012 से 2023 तक के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर सकते हो। हर चैप्टर के लिए आप यही वाले करो, 2012 से 2023 तक के लिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक्सरसाइज मॉड्यूल के क्वेश्चन ही बहुत है आपके लिए, उसके अलावा मॉड्यूल क्वेश्चन ही बहुत है, उसके अलावा जो डीपीपी दी जा रही है वही बहुत है। अपना कांसेप्ट क्लियर कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बस इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ होता है ये चैप्टर समाप्त और अगले चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक और नए सवालों और बेहतरीन कांसेप्ट के साथ। आज की क्लास यही समाप्त करता हूं और विदा लेता हूं आपसे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। पूरे जोश और जुनून के साथ आप पढ़ते रहो, क्योंकि नीट 2024 में आपको एकदम धूम मचा के आना है, धमाल मचा के आना है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।